जिस तरह इंसानों के अंदर हम बोलते ना कई रूप हैं, कई लेयर्स लेके बैठा हुआ है, सिमिलरली एटमॉस्फेयर भी क्या है, कई सारे लेयर्स लेके बैठा हुआ है। और ये लेयर्स जैसे जैसे समझना शुरू करोगे आप इंसान को भी समझ जाओगे और एटमॉस्फेयर को भी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर जनरल स्टडीज। वेलकम टू जीएस रैंकर्स अड्डा 24/7। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और ये हमारी वो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत कम समय में क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि वो एग्जाम के में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इन थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाए। लास्ट टाइम हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी खत्म कर ली, हम लोग ने बैंकिंग सिस्टम खत्म कर लिया, हम लोग ने मॉनसून देख लिया। आज हम लोग देखेंगे और एक और चीज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी देख लिया, यानी धरती के नीचे भी चले गए। आज बारी है केस की धरती के ऊपर की। भाई देखो, हम सबको पता है धरती में क्या है, हम लोग ने ये पढ़ लिया, क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग देखेंगे भाई क्रस्ट के ऊपर क्या है। हम लोग ने बचपन से हमेशा से पढ़ लिया एटमॉस्फेयर क्या होता है। भाई एक ब्लैंकेट है जो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है, एक तरीके से घूम रही है, जिसमें सारी गैसेस हैं। बट खाली एटमॉस्फेयर वो नहीं है, कई सारे लेयर्स में हम लोग ने बांट के रखा है। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक, अब हम देखें, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो प्रेशर क्या है। प्रेशर हम लोग ने मॉनसून वाले चैप्टर में पढ़ा था, आज हम लोग वापस से देख लेंगे क्या होता है प्रेशर बेल्ट। राइट, याद रखना प्रेशर ही है जो इस धरती को चला रहा है। समझ गए? प्रेशर, भाई देखो धरती को कैसे चला रहा है, मैं और आप, प्रेशर होगा तभी काम कर रहे हैं। सिमिलरली धरती पे जहां प्रेशर होगा तभी ये एयर विंड मूव कर रहे हैं। भाई एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? हवा क्या है, आप देखो एक जगह पे एटमॉस्फेयर आपकी जो हवा होगी दैट इज कॉल्ड एयर, बट वो विंड कब बनती है? जब वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही होगी। यानी विंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा कौन? प्रेशर। और विंड के साथ ही सब कुछ हो रहा है भाई, इरोजन हो रहा है, आपको तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, जो भी सारी चीजें हो रही हैं विंड से तो हो रही है। समझ गए? यानी प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो प्रेशर नहीं होगा तो वोल्केनो नहीं आएगा, प्रेशर नहीं होगा तो आपका अर्थक्वेक नहीं आएगा। यानी प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और आपके ऊपर भी जब बहुत प्रेशर बनता है तो आप क्या करते हो, नए नए इनोवेशंस लेके आते हो कि भाई ओके ये गलत हो रहा है, यहां से कुछ करके आएंगे। तो प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आज हम लोग देखेंगे। अब देखो ये है आपका अर्थ। राइट, हम लोग ने ये पढ़ लिया था लिथोस्फीयर। जैसे देखो भाई, हम लोग ने ये देख लिया लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर, लिथ यानी लैंड की बात हो रही है, या पत्थर की बात हो रही है, यानी कि जब वो स्फीयर जहाँ पे हम लोग जमीन की बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या, वो स्फीयर, वो हिस्सा जहाँ पे हम लोग वाटर की बात कर रहे होंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर वो हिस्सा जहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, हवाओं की बात कर रहे होंगे। और याद रखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, और एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर ही है जो अर्थ को बाकी सारे प्लैनेट से क्या कर रहा होता है, अलग कर रहा होता है। और ये एटमॉस्फेयर कहीं उड़ क्यों नहीं गया? रीजन क्या है? अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको पकड़ के रखती है। देखो ध्यान से, ये जैसे लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर हो गए। अब ये ग्रेविटी क्या कर रही है? भाई ग्रेविटी जो है ये अर्थ की एटमॉस्फेयर को बाहर ही नहीं जाने देती। तो क्या लिखा है, कंपेयर टू द अर्थ रेडियस द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ गैसेस। बहुत थिन लेयर है किसकी? गैसेस की। बट याद रखो उसको पकड़ के कौन रखा हुआ है? अर्थ की ग्रेविटी। समझ गए? तो ये कारण हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो किसकी वजह से रुका हुआ है? तो कोई बोल सकता है कि भाई सन की वजह से या सोलर सिस्टम की वजह से या हमेशा से। तो रीजन क्या है? अर्थ की ग्रेविटी। समझ गए? एक क्वेश्चन यहां से ऐसा आ सकता है। अगला दे दो, रोल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर के कई सारे भाई बहुत रोल है। क्यों? क्योंकि हम उसी में रह रहे हैं, हमारे सारे काम इसी एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब पहला क्या है, पहला इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ गिविंग गैसेस। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। कहाँ है ये? एटमॉस्फेयर में तो है। एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो ये सारी गैसेस कहाँ होंगी? होंगी नहीं। जब होंगी नहीं तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? ना हम करेंगे, ना जानवर, ना कोई पेड़ पौधे। यानी लाइफ गिविंग गैसेस कहाँ पे हैं? इसी एटमॉस्फेयर में। ठीक, दूसरा क्या है? थर्मल रेगुलेशन। अब थर्मल रेगुलेशन का मतलब क्या है? देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसपे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। राइट, मैं -80, -100, -120 पे सर्वाइव नहीं कर सकता, ना ही मैं 60, 80, 100 डिग्री पे सर्वाइव कर पाऊंगा। तो थर्मल मतलब हीट को, टेम्परेचर को रेगुलेट कौन कर रहा है? यही एटमॉस्फेयर कर रहा है। कैसे? हमें पता है कि भाई ये अर्थ है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, राइट, इफ दिस इज योर अर्थ, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना। तो ये क्या करता है? ये सन से आने वाली रेडिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल सन से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं,
राइट। सन से आने वाली रेडिएशन जो होंगी उनको क्या करेगा, उनको क्या करता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ होती है बहुत तेज होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, तो क्या होती है, वो क्या होंगी, अर्थ तक पहुंचती है। बट कुछ होती हैं जो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, यहीं से बाहर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस भी कर रहा है एक तरीके से, और इसको वैसा बना रहा है जैसा हम सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग ने पढ़ा होगा। वो क्या टर्म होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ वो टर्म कौन सा होता है भाई, कि भाई जब अर्थ रात में अपना सारा हीट वापस एटमॉस्फेयर को दे देती है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो ओके, तो ये हो गया। अब आता है रेडिएशन शील्डिंग। अब रेडिएशन शील्डिंग क्या होती है, यही चीज है। अब देखो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में पता समझो, ठीक है। हम लोग ने ये पढ़ लिया, ओजोन लेयर होती है एक। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर ये करती है कि बाहर से आने वाली जो सन सोलर रेडिएशन है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हमको स्किन कैंसर तक करवा सकती हैं, उनको क्या करता है, बाहर ही रोक देता है, उनको धरती तक आने नहीं देता है। तो यानी रेडिएशन से भी हमको बचा रहा होता है। और याद रखो, हम लोग ने एक और चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, याद करो हम लोग ने पढ़ा था कोर से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यही काम करती है। वो क्या करती है, जो भी आयंस वाले जो हमारे सोलर फ्लेयर्स आ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको तुरंत पोल्स की तरफ भेज देती है। और हम लोग पोल्स में क्या देखते हैं, ऑरोरा, हम लोग ने पढ़ा होगा ऑरोरा बोरियलिस, राइट। वो किसकी वजह से होता है, वो इस वजह से होता है, जो सोलर रेडिएशंस है वो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ भेज दी जाती हैं, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दैट सोलर फ्लेयर। नहीं तो बहुत गर्मी आ जाएगी एकदम से, और हमारी सारी सैटेलाइट्स क्या होंगी, सब तहस नहस हो जाएंगी। इनफैक्ट होता भी है ऐसा, ठीक है, नेटवर्क इश्यूज हो जाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं क्या। तो आप देखो रेडिएशन शील्डिंग कैसे करता है, आपको पता है कि भाई कुछ रेडिएशन जो होंगे वो धरती तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से धरती गर्म रहती। अब अगर ये रेडिएशन नहीं हो, अगर मान लो अर्थ ये हीट एब्जॉर्ब ना करे, तो पता है क्या होगा, रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। इससे क्या होगा, आप जी ही नहीं पाओगे, ना मैं जी पाऊंगा। वही चीज क्या, लाइफ गिविंग गैसेस के साथ साथ लाइफ मेंटेनिंग टेम्परेचर भी है। अगर हम जी रहे हैं, वो क्यों जी रहे हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर इस टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा है। समझ गए, अगर वो बैलेंस कर रहा है दैट मीन्स इस वजह से हम यहां जिंदा है। जिस दिन ये एटमॉस्फेयर ने बैलेंस करना बंद कर दिया, उसके बाद आप देखोगे कुछ नहीं बचा। यही तो डिफरेंस है ना अर्थ का बाकी सोलर सिस्टम से या बाकी प्लैनेट से। क्यों, क्योंकि वी हैव एटमॉस्फेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। हमें सर्वाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर की बहुत जरूरत है, ठीक। चलो अब देखते हैं, ओके। अब हम लोगों ने देखा, अगर वर्टिकल एक्सेंट देखें कि भाई हम लोग ने हमेशा से पढ़ा एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो कि अर्थ को चारों तरफ से समेटे हुए है, चारों तरफ से कवर्ड है। बट उसके भी लेयर्स हैं। लेयर्स क्यों हैं, क्योंकि हर लेयर में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हमारी स्किन के भी कई सारे लेयर्स हैं, हर लेयर का एक अलग काम होता है, आप लोग पढ़ते होगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम है। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, अलग अलग लेयर्स हैं, हर चीज़ का अलग अलग काम है। क्रस्ट अलग काम करता है, मेंटल अलग काम करता है, कोर अलग काम कर रहा है। सिमिलरली अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के साथ भी यही सीन है। क्या है कि भाई हर लेयर का एक अलग काम है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये जो कि 0 to 12 किलोमीटर्स की होती है। और याद रखो ये अर्थ के सबसे पास होगी। अब सबसे पास है, हम लोग ने शुरुआत में ही सबसे पहले पढ़ा था कि भाई पूरे एटमॉस्फेयर को कौन रोक के रखा हुआ है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटी ऑफ द अर्थ में पकड़ के रखा हुआ है, यानी ये अर्थ के सबसे पास में है, तो दैट मीन्स ये सबसे हैवी होगी। सारी गैसेस यही होंगी, 99% या 90% मान लो गैसेस क्या होंगी, इसी ट्रोपोस्फेयर में होंगी। अब जब इसी ट्रोपोस्फेयर में है तो कॉमन सेंस है क्या, इसमें गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत भारी होगी, और ये अर्थ के एकदम पास में रहेगी, सारी चीज़ें इसी में ही हो रही हैं। ये वो स्फीयर है, ट्रोपोस्फेयर वो स्फीयर है जहाँ पे सारे मोस्टली एटमॉस्फेयर का या एनवायरनमेंट का सारा काम यही हो रहा है, ठीक है। चलो अब बारी बारी से देखते हैं। अब ये था टेम्परेचर जिगजैग की बात हो रही है, अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लैप्स रेट भी बोलते हैं कि भाई कैसे एक पर्टिकुलर किलोमीटर्स के बाद कुछ टेम्परेचर अपने आप डाउन होने लगता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। हम लोग ने हमेशा से पढ़ा हुआ एग्जाम में कि भाई कुछ 133 मीटर्स जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, राइट। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका लैप्स रेट है। इफ़ ये मीटर्स में कंफ्यूजन है तो अगर गलत होगा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल मुझे पता है ये सही है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से
यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर जिगजैग की बात करें तो कुछ नहीं है भाई, ये बस ये बता रहा है कि कैसे ट्रोपोस्फेयर के पास ये टेम्परेचर यहाँ पे रहता है और धीरे धीरे क्या होता है माइनस चला जाता है। ठीक है, फिर देखोगे फिर बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फेयर तक, फिर कोल्डेस्ट हो जाता है। ठीक, फिर थर्मोस्फेयर में बहुत तेजी से गर्मी होगी। थर्मोस्फेयर नाम से पता चल रहा है क्या, थर्मो मतलब हीट, वो स्फीयर जहाँ पे बहुत हीट होगी। ठीक है, अब पॉज क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। पॉज मतलब क्या होता है, रुकना, मतलब जब देखो मतलब वो लेयर जहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेयर रुक रही होगी, खत्म हो रही होगी, यानी कि ये ट्रोपोस्फेयर है तो यहाँ पे जो ये होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रोपोपॉज। तो ये चीज हो गई, यानी ट्रोपोपॉज उसने क्या किया, उसको रोक दिया। अब देखो आगे, तो ये ट्रोपोपॉज हो गया। यहां पे देख लो टेम्परेचर कैसे जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब ट्रोपोस्फीयर के टॉप तक जाओगे तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। ठीक, बट हमको अब देखो नॉर्मल हम लोगों ने क्या पढ़ा क्लाइमेट में कि विद राइज ऑफ हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा। बट यहां देखो -80 तक गया, अब तो -20 जाना चाहिए था ना, -120, 140, कहाँ जा रहा है, वापस से 0 पे आ गया। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू हो गया, यानी यहाँ पे सोलर रेडिएशंस को रोका जा रहा होगा। समझ गए, यहाँ से दिमाग लगाओ। फिर क्या हो रहा है, वापस से ठंडा, यानी कि फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से हाइट की वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया। बट जैसे यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ से एकदम ठंडा होना चाहिए था, कैसे वापस से क्या हो गया, वापस से बढ़ना शुरू हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कि कैसे टेम्परेचर वेरिएशन कर रहा है, इसी को हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं। राइट, चलो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब आता है एक एक बारी बारी करके सारे स्फीयर देख लेते हैं। जैसे ट्रोपोस्फीयर, अब ट्रोपोस्फीयर आप लोगों ने देख लिया 0 to 8 किलोमीटर का होता है। ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, मैक्सिमम हाइट होती है इसकी इक्वेटर रीजन पे, इक्वेटोरियल रीजन पे। अब देखो ध्यान से, ये रहा, ये देखो, ये एरिया देखो इक्वेटर के पास, कि यहाँ पे आपको देखोगे कि आपका ट्रोपोपॉज क्या है, या ट्रोपोस्फीयर की विड्थ या वो जो उसका डिस्टेंस है वो बढ़ गया। राइट, 18 किलोमीटर का हो गया। अब देखो ध्यान से, हाँ, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी, इक्वेटर वो एरिया है जो बहुत गर्म रहता है, पता है कि नहीं। इक्वेटोरियल रीजन पे हमेशा कैसी रहती, डायरेक्ट सनरेज रहती। अब देखो ध्यान से, इफ दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ का है पार्ट। ठीक है, अब हमें पता है, ओके चलो, हम लोगों को ये पता है भाई, ये हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है, ट्रोपोस्फीयर। बट पॉइंट पता है क्या, हमको ये पता है कि इक्वेटर के पास, इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर है मान लो, तो इक्वेटर के पास बहुत गर्मी होती है। इक्वेटर के पास जब बहुत गर्मी होगी तो विंड जो रेज हैं, जो ये हमारे जो वेपर हैं, वो बहुत हाइट तक जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, पता है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाइट पे जाएंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ तक जाने के बाद ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस एरिया में बहुत तेज़ी से इवेपोरेशन हो रहा है। अगर इसको और क्लियरली बोले तो देखो, इसको और क्लियरली बोले, सॉरी, ये अर्थ, राइट, ये अर्थ होने के बाद हमें पता है कि यहाँ पे बहुत हाइट तक क्या आ जाएगा, जो वाटर वेपर है, रेज ऊपर उठेंगी। अब क्योंकि ऊपर उठेंगी, बट वो हाइट ट्रॉपिक्स के अलावा और कहीं नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रोपोस्फीयर ये होगा आपका ट्रोपोस्फीयर, वो ऐसा जा रहा होगा, यहाँ पे 8 किलोमीटर, यहाँ पे 18 किलोमीटर और यहाँ पे वापस से 8 किलोमीटर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। इन रियलिटी ये ऐसा है, वेप इक्वेटर के पास क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इक्वेटर जो है वो एक्सट्रीम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत तेज़ी से क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। समझ में आया, ईजी है, चल ओके। और क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ क्या है, टेम्परेचर फॉल एट 5 डिग्री पर किलोमीटर, 5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, लैप्स रेट है एक तरीके से। ठीक, और जहाँ पे ट्रोपोपॉज है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हम लोग ने पढ़ा था, -45 आ जाता है पोल्स के पास और -80 आ जाता है इक्वेटर के पास। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से सुनो,
यहां से क्वेश्चन क्या आ गया, यहां से क्वेश्चन आया कि हम लोग ने हमेशा से पढ़ा पोल्स में ठंडी होती है, राइट। अब ट्रोपोपॉज इक्वेटर के पास भी है, ट्रोपोपॉज पोल्स के पास भी है, तो ज़्यादा ठंडी किसके पास होगी? सब दिमाग लगाओगे, आंसर क्या बताओगे? अरे कॉमन सेंस है सर, पोल्स के पास। अरे नहीं भाई, गलती यही तो हो गई। गलती पता क्या हो गई? गलती ये हो गई, ये हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी है कि भाई ग्रेटर द हाइट लेस द टेम्परेचर, बहुत कम हो जाएगा। हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इक्वेटर के पास है। हाइट यहाँ पे क्या है? सिर्फ 8 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या है? 18 किलोमीटर है। तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कम होने जब तक पहुँचेगा तब तक वो ट्रोपोपॉज आ गया। यहाँ पे क्या है? वो हाइट पकड़ेगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, यानी कि ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर इक्वेटर के पास कैसा रहेगा? ज़्यादा ठंडा रहेगा इन कंपैरिजन टू ये पोल्स। समझ में आया? ओके, ठीक है, ये एक पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एयर यहीं पे है, ठीक है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यानी ट्रोपोपॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सांस ली, ये कहाँ पे हम लोग? ट्रोपोपॉज में। ट्रोपोपॉज इज दैट मच इंपॉर्टेंट, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, समझिए, आगे देखते हैं। ओके, अगला है स्ट्रेटोस्फेयर। नाम से तो चल रहा है स्ट्रेटोस्फेयर, लेयर्स होंगी यहाँ पे। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स होती है। अब देखो ये क्या कहाँ तक जाता है? 50 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका टेम्परेचर कुछ समय तक कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। उसके बाद क्या होगा? तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन प्रेजेंट है भाई साहब? वहाँ प्रेजेंट है हमारे ओजोन भैया। कौन प्रेजेंट है? ओजोन। और ओजोन का काम क्या है? ओजोन का काम है सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। जब एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो कॉमन सेंस भाई क्या होगा? वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। इस वजह से आप देखते हो कि जो हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है कि विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डाउन, ऐसा यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? ओजोन भैया। ओजोन भैया क्या है? बहुत गुस्से में, गरमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ गए? चल, और क्या है भाई? इसके फीचर की बात करें, ये क्वेश्चन आता है फीचर्स के बारे में कि कौन सी लेयर है जो बिल्कुल क्लाउड फ्री है, कोई क्लाउड नहीं है। अब कॉमन सेंस है, कोई क्लाउड नहीं होगा तो किसके लिए बेनिफिशियल होगा? एरोप्लेन से के लिए। समझ गए? यानी कि क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, कौन सी लेयर है जो कि एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए एकदम सूटेबल है? तो क्या आंसर होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। क्यों? क्योंकि नो क्लाउड्स, राइट, नो क्लाउड्स, और कोई वेदर कंडीशन भी नहीं होती। आपको लगता होगा अरे भाई साहब बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही भयंकर, तो आपको लगता होगा ये ऊपर तक 40-50 किलोमीटर ऊपर क्या होगा? आप देखोगे कि बादल वहां बन रहा है। नहीं भैया, कहाँ तक बारिश हो रही है? ट्रॉपिकल में हो तो 18 किलोमीटर बहुत हाइट है भाई, 1 किलोमीटर भी नहीं होता है, राइट। आप जाओ वहाँ पे हिमालय चले जाओ भाई, कितने हाइट होती? 4,000 मीटर, 5,000 मीटर। 5,000 मीटर में आप क्या करते हो? ऊपर आ जाते हो, बादल आपके नीचे आ जाते हैं। मतलब समझ रहे हो? यानी कि 5,000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर्स। बात सिर्फ इतनी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत ऊपर की बात है। तो सिंपल चीज़ याद रखो कि बादल का सारा काम कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर में। इस लेयर में कुछ नहीं होता है, एकदम क्लियर है। क्लियर है तो कौन उड़ेगा? जेट फाइटर उड़ेंगे, प्लेन उड़ेंगे, सब उड़ेगा। सारे काम कहाँ होंगे? जहाँ पे क्लियर एनवायरनमेंट की जरूरत होगी वो कहाँ होगा? स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट। समझ गए? और देखो वही ये लिखा है, एयरक्राफ्ट फ्लाई के लिए क्या होता है? सबसे सुटेबल कंडीशन। तो स्ट्रेटोस्फेयर समझ गए। अब आता है अगला क्या है? ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर क्या है? वही एक स्फीयर है जहाँ पे आपके पास ओजोन लेयर होती है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो आपकी यूवी रेज है उसको क्या करना? बाहर निकाल देना। वही यहाँ पे क्या लिखा है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन बाहर चला जाता है और सिर्फ कितना आता है? विजिबल लाइट जो होती है वो अर्थ तक पहुँचती है। ये कौन कर रहा है? हमारा ओजोनोस्फेयर, ठीक है। अब ये क्या करता है? हमको पता है। इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओजोन हीट एब्जॉर्ब करेगा और कोई भी चीज़ हीट एब्जॉर्ब करेगी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। आपके पास काली गाड़ी है, गर्मी में बाहर खड़ी कर दो जाके, ब्लैक इज एब्जॉर्बर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे काली गाड़ी छोड़ो यार, काला कपड़ा पहन के बाहर चले जाओ। मैं पहना हूँ काला, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ एसी में, बट अभी मैं बाहर धूप में चला जाऊँ, 1-2 मिनट रहने को बोलोगे मैं पूरा क्या हो जाऊंगा? हीट हो जाऊंगा। क्यों? ब्लैक इज एन एब्जॉर्बर। सिमिलरली ओजोन क्या है? हीट एब्जॉर्बर है। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज हो जाएगा। समझ गए? सिंपल है। चलो आगे।
मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के साथ क्या है, इसकी हाइट कितनी है 80 किलोमीटर्स, ठीक है। सरफेस, अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर तक देखोगे मीजोस्फीयर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या है, यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, फॉल्स टू -100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देखते हो मीजो पहुँच आते आते हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर एकदम कोल्डेस्ट पॉइंट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और इसका एक और फीचर क्या है, म्यूटराइट जो मीटियोर्स होते हैं वो यहाँ पे बर्न होना शुरू होते हैं। क्या होते हैं, बर्न अप टू दिस लेयर। इस लेयर पे आप देखते हो कि जो मीटियोर्स है वो बर्न करना शुरू करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की। देखो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने क्या किया है, इन थ्योरी से क्वेश्चन बनाने शुरू किए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, यहाँ से क्वेश्चन ये बना, कौन सी लेयर है जिसमें आप देखते हैं मीटियोर जो है वो बर्न करना शुरू कर देंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। और वो कौन सी लेयर है, वो लेयर है आपकी मेसोस्फीयर। समझ गए, बहुत इजी था। चल हो गया। और हाँ याद रखना भाई, अब क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो जाते हैं तो पता है एक और चीज़ आने लगी, इनकी क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, कौन सी स्फीयर है, सारे सबका लेयर याद होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कभी पूछ लें यार क्या मतलब है, बोल दे कि 1 2 3 4 इनमें से कौन सा सही क्रम है कि नीचे से ऊपर जाने वाली। और याद रखना घुमा के भी पूछते हैं, ऊपर से नीचे वाली पूछ लेते हैं और आपको लगता है वो, और आंसर में दोनों ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, याद रखियो। चलो थर्मोस्फीयर, नाम से चलो थर्मो वाला हीट, वो स्फीयर जो कि बहुत गर्म होगा, दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे 80 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या होगा, कॉमन सेंस से बहुत तेजी से राइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्यों है एक्सट्रीम, गैस मॉलिक्यूल्स आर स्पेस 100 ऑफ किलोमीटर, द पर्सन और ऑब्जेक्ट हियर वुड नॉट फील वार्म ड्यू टू एक्सट्रीम लो प्रेशर। देखो ध्यान से, एक यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि थर्मोस्फीयर में इतनी हीट होने के बावजूद आपको हीट क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ का प्रेशर बहुत कम है, वहाँ का इतना लो प्रेशर है कि आपको वो हीट महसूस नहीं होगी, बट टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है। इसके फीचर्स अगर बात करें तो जितने स्पेस स्टेशंस हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशंस हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, वो कहाँ पे दिखेगी आपको, थर्मोस्फीयर में दिखेगी। और यहीं पे भी आपको ऑरोरा भी दिखेगी, जो लोगों ने पढ़ा था ऑरोरा, ठीक है। कौन बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाली बात हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के चैप्टर में, समझ गए, आया, ओके। चलो इसके बाद और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार है, ठीक। अब आयनोस्फीयर, नाम से चला वो स्फीयर जहाँ पे आयंस टहल रहे होंगे। अब आयंस का काम क्या होता है, प्लस माइनस है। अब प्लस माइनस क्या करेगा, आपके रेडिएशन में हेल्प करेगा, ठीक है, सिग्नल ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। ये वही तो कर रहा है, हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन किस पे काम कर रहा है, यही आयनोस्फीयर पे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यही आयंस जो है वो रेज जो है आपके सैटेलाइट के सिग्नल है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, समझ गए, दैट इज व्हाट आयनोस्फीयर इज डूइंग। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेडियो वेव जो होती है वो भी यहीं से ट्रांसमिट होती है, ठीक है, और यहीं से वो बैक टू द अर्थ आती हैं। तो आयनोस्फीयर इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। आयनोस्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइट कितनी है, 80 से 400 किलोमीटर तक, ठीक है। चलो आगे, अब आगे देखते हैं एग्जोस्फीयर। नाम से पता चला एग्जोस्फीयर, एग्जिट, वो स्फीयर जो एकदम आखिरी में है, और उसके बाद क्या होगा, अनंत ब्रह्मांड शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स अनंत स्पेस, मतलब स्पेस उसके बाद शुरू हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड 400 किलोमीटर्स के बाद जितना भी है दैट इज एग्जोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीमली रेयरफाइड, बहुत सारी चीज, बहुत कम चीजें मिलेंगी, ठीक है, बहुत कम। अब याद रखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सी गैसेज हैं जो प्रेजेंट होती हैं एग्जोस्फीयर में, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो क्वेश्चन अब ऐसे पूछने लगे हैं जो कि पहले से, देखो सबको पता है कि अकबर का हुआ आया, ठीक है, हमको ये पता चला, हमको ये पता है, आज आपने इस साल पढ़ लिया अर्थ की लेयर्स कितनी है, भाई अर्थ की लेयर्स कितनी है सबको पता चल जाएगा, बट अब उससे 20 से क्वेश्चन आने लगे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई अब क्वेश्चन तो बच्चे नहीं, उनको बनाए कैसे, तो क्वेश्चन बनाने के कारण क्या है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए याद रखो, एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, PYQ जरूर लगाओ। PYQs लगाने का फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि अगर PYQs लगाओगे तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड हो जाएंगे। रिपीटेड होने का मतलब क्या है, आपको पता है क्वेश्चन हमें, भाई अकबर एक बार पैदा हो गया, आज पैदा हुआ है, अब 2000 साल बाद कहोगे ना तभी वो आज ही के दिन पैदा होगा, यानी वो डेट फिक्स है, यानी वो चेंज किया नहीं जा सकता, तो वो तो रिपीटेड होगा ही। गंगा अगर यूपी से होते हुए जा रही है, कल से महाराष्ट्र से होते हुए नहीं जाएगी, यानी क्वेश्चन पेट है। आपको बस क्वेश्चन के नए नए तरीके देखने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एग्जोस्फीयर ऐसी स्फीयर है जहाँ पे कुछ नहीं है बट हाइड्रोजन और हीलियम है। क्यों है, क्योंकि वो उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से मिल रही है। तो आज हम लोग ने सारी लेयर्स देख ली, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले हम लोग इन
क्रक्स देख ले क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। सबके अलग अलग टेम्परेचर एल्टीट्यूड है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये इसका एल्टीट्यूड क्या है 0 to 18 किलोमीटर है। उसी के जस्ट ऊपर कौन सी है स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 50 तक जाएगी। उसके ऊपर क्या है मेसोस्फीयर जो कि 80 किलोमीटर तक जाएगी। फिर है हमारी थर्मोस्फीयर जो कि 600 किलोमीटर, और उसके बाद एक्सोस्फीयर है जो कि 400 के पार चली जाएगी। 400 पार, अब की बार 400 पार इज व्हाट एक्सोस्फीयर। ओके, ये तो रिलेटेबल हो गया। 400 पार एक्सोस्फीयर, एग्जिट किसका एग्जिट? अपोजिशन का, करेक्ट। दैट मींस ये याद रखो एक्सोस्फीयर क्या है। चलो अब बात करते हैं क्या इसमें हम लोग ने सारी चीज़ें, टेम्परेचर में क्या होता है, ठीक है, की कंपोजिशन क्या है, डिफाइंड फीचर्स क्या है, ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर यहाँ पे पहले गिरेगा -5 तक जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, फिर राइज करने लगता है ओजोन की वजह से, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कौन सी लेयर ऐसी है जहाँ पे टेम्परेचर पहले कांस्टेंट रहता है, फिर एकदम से पढ़ने लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, ठीक। चलो ओके, ये तो हो गया है ना। चलो अब आते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ये बहुत इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है परमानेंट विंड्स का या ग्लोबल प्रेशर बेल्ट का। देखो, प्रेशर लेने का, देने का भी चलता है, थोड़ा बहुत प्रेशर देना चाहिए बट लेने का जरूर। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर आएगा तभी आप काम करोगे। सिमिलरली अर्थ के ऊपर जब प्रेशर बनता है तो वो पूरे अर्थ में बहुत सारे चेंजेस करता है। फिलहाल के लिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से धरती पे हवाएं चल रही हैं। अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं बना, धरती की सारी हवा एक जगह स्थिर रुक जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोग ने जब मानसून पढ़ रहे थे तब पढ़ा था ये टॉपिक। आज वापस से देख रहे हैं कि हाई प्रेशर लो प्रेशर का काम क्या है। देखो, हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पे जो हवा है वो बहुत तेजी से कहीं पे प्रेशर डाल रही है, बहुत तेजी से क्या एक जगह इकट्ठा हो गई। अब हाई प्रेशर एक्चुअली हमेशा अक्सर कहां पे पाया जाता है? कोल्ड एरिया में पाया जाता है, क्योंकि कोल्ड एरिया में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो भारी हो जाती हैं। भारी हवाएं क्या होती हैं? नीचे बैठती हैं। याद रखो, जब विंटर्स आता है तो नीचे के जो कमरे होते हैं वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। रीज़न क्या है? टेम्परेचर डाउन होता है, हवा भारी होती है और ज़मीन के आसपास टहलती रहती है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है जब ठंडी हो तो नीचे के कमरे में मत सो, बट जब गर्मी हो तो आप नीचे के कमरे में सो। रीज़न क्या है? यही चीज़ है ना, समझ गए? ये बात है। अब देखो, प्रेशर हाई प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ कोल्ड होगा। और लो प्रेशर कहाँ होगा? लो प्रेशर वहाँ होगा जहाँ पे हॉट होगा। अब देखो, ये दोनों चीज़ें समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धरती चलाओगे अब तुम, कैसे चलाओगे? देखो, एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, जैसे एरिया ये क्या है? एरिया ए है। एरिया ए बहुत गर्म है, हाई टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर है तो कॉमन सेंस है, सारी जो इसके पास वो होगी वेपर, वो क्या होंगी? ऊपर उठ रही होंगी। कहाँ जा रही होंगी? ऊपर जा रही होंगी। जब ऊपर जा रही होंगी तो ये एरिया क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जब ये एरिया खाली हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर। क्या बनेगा यहाँ पे? लो प्रेशर बनेगा। अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, सारी हवा ऊपर चली गई, नीचे क्या बन गया? लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बहुत आसान है। अब देखो, यही चीज़ काम होगी जहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा होगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है। टेम्परेचर लो होने का मतलब क्या है? हवा भारी है, सारी विंड क्या करेगी? नीचे आ रही होगी। कहाँ आ रही होगी? नीचे आ रही होगी। जब नीचे आ रही होगी तो कॉमन सेंस है, नीचे आने की वजह से सारी हवा क्या हो जाएगी? यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। यहाँ पे इकट्ठा होने से क्या होगा? यहाँ पे बनेगा क्या? हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर बन गया। अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, क्यों? क्योंकि हवा नीचे आ रही थी। यहाँ लो प्रेशर बन गया क्योंकि हवा ऊपर जा रही थी। बस ये समझ जाओ, ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि चीज़ें हाई से लो ही जाती हैं। ठीक है, आपको हाइट पे फेंक दो, आओगे लो नीचे ही। ठीक है, आपका बीपी हाई लो होता रहता है। याद रखो, ये चीज़ें जो है, विंड जो है वो ऐसे मूव करती है। जहाँ पे हाई प्रेशर हो गया वहाँ से विंड मूव करेगी किसकी तरफ?
लो प्रेशर की तरफ, बस ये याद रखो। अब देखो तो विंड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, विंड का डायरेक्शन होगा भाई साहब सिंपल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये होगा आपकी विंड का डायरेक्शन। ये समझ में आया क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अब यहां से कुछ चीजें समझ जाओ, ऐसे ही धरती है, धरती के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बहुत गर्म है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बहुत ठंडे हैं। जब बहुत ठंडे एरिया होंगे वहां का प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर होगा तो वहां से विंड कैसी जा रही होंगी, उससे दूर जा रही होंगी। और जहां पे बहुत गर्मी होगी वहां का प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, उसके पास क्या होगी, विंड भाग भाग के आ रही होंगी, भाग भाग के आ रही होंगी। यानी कि ये दो चीजें समझ जाओ, धरती की प्रेशर बेल्ट समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, धरती के साथ क्या है, धरती फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ, हमें पता है कि ये इक्वेटर का पार्ट है अगर, ठीक है, ये क्या है, ओके इसको रब कर देते हैं भाई, ये बहुत डार्क है, गेस दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, ये क्या है, इक्वेटर है, राइट, ये क्या है आपका इक्वेटर है। अब देखो ध्यान से, इक्वेटर पे हमको पता है बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे विंड कैसी जाएगी, ऊपर जाएगी। जब विंड ऊपर जाएगी तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, लो, ओह यहाँ पे कैसा बन रहा होगा, लो प्रेशर बन रहा होगा। वापस से इसको रब कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी जाएं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर बन रहा है, हमें पता है कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा होगा, ये विंड कहीं ना कहीं मूव कर रही होंगी, ठीक है। और कहीं पे जाने के बाद जब एक जगह जाएंगी और वहां पे क्या होंगी, ये ठंडी होने लगेंगी, ठंडी होने की वजह से कैसे जाएंगी, कहीं पे नीचे गिर रही होंगी। जैसे भारी होंगी वैसे इनका वेट कैसे होगा, नीचे की तरफ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी इस जगह पे। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट किया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट किया। अब देखो ध्यान से, ये हाई प्रेशर, वापस से विंड यहाँ पे आई, यही तो पूरे वर्ल्ड की साइकिल है भाई। अब ये हाई प्रेशर है तो यही तो आपकी विंड के मूवमेंट है, ठीक है, जिसको लोग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली बोलते हैं। ये आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है। कैसे मूव कर रही है, क्योंकि भाई इक्वेटर पे हवा ऊपर गई, वहां से किधर बाइफरकेट हो गई, सब ट्रॉपिकल की तरफ। सब ट्रॉपिकल जाते जाते उसका टेम्परेचर कैसा होने लगा, ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद वो नीचे आना शुरू हो गई। जैसे नीचे आना शुरू हुई, ठीक है, ये समझ गए, नीचे आना शुरू हुई, एक जगह इकट्ठा हो गई, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, विंड का मूव करी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको सिंपल टर्म में देखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा कि हम लोग ने अर्थ ये बनाई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज और ये और इक्वेटर, ये आपका ट्रॉपिक्स है, तो विंड ये जो आपकी ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज हैं, ये कैसी कौन सी विंड्स होंगी, ये वाली विंड्स होंगी जो कि अभी हम लोग ने पढ़ी, जो कि ये समझ गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडली साइकिल भी बोलते हैं। फिलहाल के लिए, अभी के लिए हम लोग खाली इतना समझ जाएंगे कि प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से, एक हम लोग ने पढ़ लिया कि ईस्ट ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स, जिसकी बात करें ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स, सॉरी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स, जो कि यहाँ पे ये हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। यानी प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ही है जो सब कुछ क्रिएट करेगा। यहाँ पे लो प्रेशर क्यों आया, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, सारी हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। जो ऊपर जाएगी तो कॉमन सेंस है फैलेगी, फैलने के बाद क्या होगा, जहाँ पे धंसेगी या जहाँ पे बैठेगी वहाँ पे ठंडा कर देगी, टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ में आया, इजी, राइट, बहुत ईजी है भाई, है ना। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर समझ गए। मिसिंग वेरिएबल की बात करें, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट कोई एक बहुत इमेजिनरी इफेक्ट है। ये क्या करता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्दर्न हिस्से में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, अपने राइट मुड़ जाएंगी और सदर्न हिस्से में अपने लेफ्ट मुड़ जाएंगी। बस ये याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। क्या होता है, किसने दिया, ये सब चीज़ें हटाओ। कोरियोलिस इफेक्ट ये समझ लो कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड विल मूव whenever they will cross equator towards their right and in southern hemisphere they towards their left. अब देखो यहाँ, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ये अर्थ है आपकी, ये अर्थ है आपकी, और ये आपका क्या है, इक्वेटर है। तो अगर कोई विंड मूव कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मूव कर रही है, तो जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करेगी, अर्थ के रोटेशन की वजह से इसका मूवमेंट किधर हो जाएगा, अपने
राइट की तरफ हो जाएगा। ये कोरिलेस इफेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा इसका? ये है इसका कोरिलेस इफेक्ट। सिमिलरली अगर कोई विंड ऊपर से आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल, वो क्या हो जाएगा? अपने तुरंत लेफ्ट मुड़ जाएगी। ये कोरिलेस इफेक्ट है। यानी नदन से सदन की तरफ जाओगे तो आप लेफ्ट मुड़ जाओगे, सदन से नदन की तरफ जाओगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो अपने राइट की तरफ मुड़ जाओगे। यही कोरिलेस इफेक्ट है। ठीक, यही इफेक्ट करता है हमारे मॉनसून के मूवमेंट में। याद करो, लोग साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। अर्थ के यहाँ से एटमॉस्फेयर क्या जाती है, विंड जाती है और वो अपने क्या मुड़ जाती है, राइट मुड़ जाती है। और राइट में कौन बैठा हुआ है? हमारा प्यारा भारत। वो कहता है कम ऑन, सारी बारिश लेके आओ और हम क्या कर दो, एकदम झमाझम एकदम भर दो पानी। क्यों? क्योंकि वी आर एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। भाई खाना नहीं तो कुछ नहीं, 140-45 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरोगे? ठीक है, समझ गए? आगे अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे भाई इतना टेम्परेचर हाई है कि सब का सब पानी हवा ऊपर उड़ जाएगा, तो उस एरिया में क्या होगा? लो प्रेशर बन जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम। यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, डोल्ड्रम कौन सी प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड है? दैट मीन्स वहाँ इक्वेटोरियल होगा, सब ट्रॉपिकल होगा, सब पोलर होगा। आपको आंसर क्या लिखना है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स की बात करूं, लोकेशन क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिलेगा। या यहाँ पे आपको डोल्ड्रम दिखता है। डोल्ड्रम क्या होता है? डोल्ड्रम वो काम एरिया होता है जहाँ पे जो आपकी विंड्स हैं जो कि नॉर्थ और साउथ से आ रही होंगी, बट वो मिलने की जगह क्या होंगी? ऊपर उठ जाएंगी। देखो जैसे विंड आई और ये क्या करेंगे? वर्टिकल मूवमेंट कर देंगी, दैट इज कॉल्ड डोल्ड्रम। और वहां पे एकदम काम एयर है, एकदम सन्नाटा, एकदम शांत हवा। ट्रेड विंड्स आ रही हैं, दोनों तरफ से आ रही हैं, बट उस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारी विंड्स कहाँ जा रही हैं? ऊपर। दैट मीन्स दैट प्लेस इज अ डोल्ड्रम। क्या है? एक डोल्ड्रम है। समझ में आया? वही चीज़ है। तो डोल्ड्रम से एमसीक्यू ये पूछा जाएगा कि ये चीज़ हो। यहाँ पे क्या है? एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट एंड द एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड, ओनली वर्टिकल करंट एग्जिस्ट। सिर्फ वर्टिकल विंड्स मूव करती हैं, सरफेस विंड कोई नहीं। यहाँ से अगर हम इसको उसमें देखा जाए तो ये ऐसे मूव कर रही है। देखो, इफ दिस इज अर्थ, ये अगर इक्वेटर है, ये अगर इक्वेटर है तो विंड जो होंगी वो ऐसे मूव करके आ रही होंगी, ऐसे आई और ये ऊपर चली गई। ट्रेड विंड्स आई और ऊपर चली गई। यही है आपका डोल्ड्रम। ये एरिया जो होगा, ये एरिया है डोल्ड्रम। ये एरिया क्या है? आपका डोल्ड्रम है। समझ गए? ये एरिया क्या होता है? इसको हम लोग डोल्ड्रम बोलते हैं। अच्छे से कलर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जहां पे आपकी विंड्स ऊपर उठ रही। समझ गए? दीज आर कॉल्ड डोल्ड्रम। कहां से रिलेटेड है? इक्वेटोरियल बेल्ट से। नाउ कन्वेंशन करंट यही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। कन्वेंशन इंजन क्या है? मतलब कैसे बारिश हो रही है, कैसे? देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से क्या हुआ? क्लाउड उठे, ठीक है, ऊपर गए, वहां पे वो बारिश, हल्का टेम्परेचर डाउन हुआ, बारिश करवा दी। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में बहुत बारिश होती है। सबको पता है कि इक्वेटर के पास के रीजन में बहुत बारिश होगी। क्यों? क्योंकि डेली गर्मी से वेपर ऊपर गया, जैसे टेम्परेचर ठंडा हुआ वो क्या होगा? बारिश होके वहीं पे बरस गया। इसलिए सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। रीजन क्या है? ये है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, उसके बाद देखोगे कि भाई ये ट्रोपोपॉज तक जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा। तो एकदम ठंडा हो गया तो ये नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने के बाद यानी कि यहाँ पे देखो हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो दैट मीन्स ये कन्वेंशन इंजन है। और यहाँ हाई प्रेशर बना, यहाँ लो प्रेशर बना, यहाँ से क्या आएगी? विंड आएगी। समझ गए? यहाँ से क्या आ रही होगी? विंड आ रही होगी। ये है आपका पूरा कन्वेंशन प्रोसेस, कन्वेंशन इंजन। समझ में आ गया होगा? ठीक, चलो आगे देखिए। अब आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर क्यों बना? अभी हम लोगों ने पढ़ा हाई प्रेशर क्यों बना। इसके पीछे वाली इमेज में देखो, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बाद गया, सब ट्रॉपिकल के बाद क्या हो रहा है? बैठ रही है सारी हवा। जब सारी हवा बैठ जाएगी तो कॉमन सेंस से वहां पे कैसा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, चलो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के साथ क्या है भाई? यहाँ पे क्या है? ये 35 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ नीचे जाएगा। ठीक है, वहां तक जाता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके साथ क्या है? आप यहाँ पे देखोगे आफ्टर सैचुरेशन, यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये जो है, अब क्योंकि सारी विंड नीचे बैठ रही है, नीचे विंड कैसी होती है? भारी होंगी। तो वो लिख दिया हैवी है, ड्राई है और कोल्ड भी है। ठीक है, और एक और चीज़ क्या? एयर सबसाइड्स हियर। सबसाइड मतलब नीचे जा रही है। उठना अलग चीज, सबसाइड मतलब नीचे बैठना। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई।
अब आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहां से याद रखो डायनेमिक है, डायनेमिक, यहां से क्वेश्चन आता है विच प्रेशर बेल्ट इज डायनेमिक इन नेचर, जो कि डायनेमिक, डायनेमिक मतलब मूवमेंट से आया, अर्थ के मूवमेंट से बनी है, मतलब होना वहाँ पे कोई और प्रेशर था, पर अर्थ ने इतनी तेजी से राउंड सर्कल बनाया कि ये विंड अपने आप ऊपर उड़ना शुरू हो गई। इसीलिए यहाँ पे देखोगे सब पोलर है भाई, पोल में लो प्रेशर कैसे बन सकता है, कभी नोटिस किया? दिमाग चलाओ। पोल्स है, पोल्स का टेम्परेचर जो होता है वो कैसा रहता है? पोल्स का टेम्परेचर रहता है ठंडा। जब पोल्स का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, तो अगर पोल्स का टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है, तो वहाँ पे आप ये समझो कि भाई कॉमन सेंस है कि वहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, हाई होना चाहिए था। बट यहाँ पे लो प्रेशर कैसे बना? लो प्रेशर बनने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक तरीके से क्या बन रही है, आपका प्रेशर बन रहा है। क्यों? अर्थ के मूवमेंट से यहाँ पे क्या होता है, अर्थ के मूवमेंट से यहाँ पे जो हवा है वो बाहर जा रही है। लो प्रेशर में क्या होता है, विंड बाहर की तरफ फेंक रही है अर्थ। अब यहाँ पे देखो, जब बाहर फेंकेगी तो कॉमन सेंस यहाँ लो प्रेशर होगा, तो आसपास से विंड इसकी तरफ आएंगी। जब आसपास से विंड इसकी तरफ आएंगी, यानी कि ये हो गया आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। किसकी वजह से बन रहा है? कॉरियोलिस फोर्स की वजह से भी। अब देखो यहाँ से कौन बनता है? वेस्टर्लीज। ये यहाँ से क्या हो रही है, वेस्टर्लीज इसके पास पहुंचेंगी। वेस्टर्लीज कहाँ से बनती हैं? वो बनती हैं आपकी सब ट्रॉपिकल, कहाँ पे बनती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से वेस्टर्लीज निकलती हैं। और याद रखो वेस्टर्लीज किधर से मूव करेंगी? वेस्ट से मूव कर रही होंगी। याद रखना बस कि वो वेस्ट की तरफ से मूव करेंगी, दैट वाई दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। ठीक है, समझ गए? सिमिलरली अब आते हैं पोल्स की तरफ। भाई पोल्स कॉमन सेंस है, यहाँ पे कैसा बनेगा? हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट है। सॉरी, ये सिर्फ एक्सट्रीम हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि बहुत ठंडा है। जब क्योंकि ठंडा है तो इसकी तरफ विंड क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, डायनेमिक तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो किधर से आएगा? उधर से विंड आ रही होगी। किधर की तरफ से? कहाँ से आ रही होगी? हम लोगों ने पढ़ा लो प्रेशर बेल्ट की तरफ से आ रही होगी। तो ये क्या है? ये हो गया आपका हाई प्रेशर बेल्ट का जो कि पोलर है, राइट? पोल्स की तरफ देखोगे, द कोल्ड हैवी विंड्स क्या होती हैं? इसकी तरफ बैठती हैं। जब कोल्ड हैवी विंड्स बैठेंगी तो ये कैसे मूव करेगा? किसकी तरफ जाएगा? ये जाएगा हमारे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम हाई प्रेशर है। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया आपका यूनिफाइड, ये तो कुछ नहीं है। ठीक, अच्छा यहाँ पे आपका बन के दिखा दिया गया है कि कैसे बनाया, कैसे बन रहा है। ये आपकी ट्रेड विंड्स थी। ठीक है, ठीक है, ये आपकी ट्रेड विंड्स हो गई। ये क्या है? आपकी ट्रेड विंड्स। ये आपकी ट्रेड विंड्स हो गई, ये आपकी वेस्टर्लीज हो गई, और ये हमारी पोलर ईस्टर्लीज हो गई। पोलर ईस्टर्लीज हो गई। ये 3 परमानेंट विंड हैं जो कि प्रेशर की वजह से बन रही हैं। समझ गए? यानी हम लोग ने देखा क्या होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, और क्या होता है ये अर्थ में प्रेशर बेल्ट का काम। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं कहाँ से, इन दोनों टॉपिक्स से। आज हम लोगों ने वो थ्योरी पढ़ ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट बेसिक है, सबको आनी चाहिए। सबको आती है तो रिवीजन हो गया, नहीं आती है तो याद हो गया, नहीं याद हुआ तो वापस से देखो। बहुत कम टाइम में, आई गेस 42 मिनट्स में है। इसको 2x पे भी देखोगे या 1.5 पे भी देखोगे, दैट विल हेल्प यू। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि आप तक वो चीज़ पहुंचे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, इसके बेस, और एक और नया सब्जेक्ट, एक और नया चैप्टर जो कि एग्जाम के लिए रिलेटेबल होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।